हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आएंगे। दोस्तों, आपको साथ साथ में याद भी करवा देंगे, बस थोड़ा सा अगर आप इसे देख लेते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, सड़क परिवहन के लाभ बताइए। इसी क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि सड़क परिवहन के महत्व बताइए, सड़क परिवहन की विशेषताएं बताइए, या फिर सड़क परिवहन के उपयोगिता बताइए। सबका आंसर सेम होगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ लेगा। इसका उत्तर लिखते समय पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सड़क परिवहन के लाभ। अगर लाभ पूछा है तो लाभ लिखेंगे, महत्व पूछा है तो महत्व, उपयोगिता पूछा है तो उपयोगिता, विशेषता पूछा है तो विशेषता हेडिंग डाल देंगे। और इसके बारे में जो है पहला पॉइंट लिखेंगे, सब पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, सड़क परिवहन घर घर तक पहुंचाने वाला साधन है। दोस्तों, सिंपल सी बात से मान लो आप दिल्ली से आ रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रेन आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाएगा, आपको सड़क परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि सड़क परिवहन घर घर तक पहुंचाने वाला साधन है। दूसरा पॉइंट है, सड़क परिवहन अन्य परिवहनों को जोड़ता है। जैसे कि आप ट्रेन से आएँ, फिर इसके बाद जो है आप बस से आएंगे, तो सड़क जो होता है वो अन्य परिवहन जो होते हैं, जैसे रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट, इसे पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा सकता है। जैसे अगर ट्रेन की अगर पटरी जो है पहाड़ी क्षेत्र में बिछाना हो तो वहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन अगर सड़क बनाना हो तो वहाँ पे जो है सड़क को बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखें, गांव से नगर जो है सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। बहुत सारे ऐसे जो है हाईवे भी गांव की तरफ से जो है बन चुके हैं, तो अब जो है गांव से जो है शहर की तरफ आराम से जो है लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी गांव को शहरों से जोड़ दिया गया है। आगे है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से युद्ध सामग्री पहुंचने में सुविधा मिली है। जैसे मान लीजिए एक तरफ यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे भारत है, इंडिया है, तो अगर यहाँ पे जो है अगर सड़क आराम से यहाँ बना होगा तो यहाँ पे पहुँचने के लिए जो है इस मार्ग में आसानी से यहाँ पे साधन को पहुँचाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीमावर्ती में जो है सड़क अगर निर्माण हो जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये सब जो है इसके लाभ हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सड़क के प्रकार अथवा सड़क परिवहन के स्रोत बताइए। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ ले कि सड़क परिवहन के जो है स्रोत क्या है या फिर इसके प्रकार हैं, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं इसे। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल हाईवे जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, क्या है नेशनल हाईवे, इसको समझते हैं। नेशनल हाईवे के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI के अंतर्गत जो है CPWD द्वारा किया जाता है। NHAI एक संस्था है और NHAI संस्था के द्वारा CPWD के द्वारा नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे NHAI के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी जो है स्थापना 1995 में की गई थी NHAI का, ठीक है, AI है। इसके बाद यहाँ पे CPWD की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक के है वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। यहाँ पे जो है ये आपने PWD का नाम सुना होगा, यहाँ पे है PWD का नाम सुना होगा। इसके आगे C लगा दीजिए तो हो जाएगा CPWD, यानी इसको केंद्रीय यानी सेंट्रल जो है केंद्रीय सरकार जो है इसका जो है देखरेख करती है, जो नेशनल हाईवे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट का। क्वेश्चन आपके सामने अगला दोस्तों है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यह परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। मैं अभी डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा। और ये सड़क परियोजना 4 से 6 लेन में बनी हुई है। 4 से 6 लेन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक ये पटरी है मान लेते हैं, ठीक है, ये बीच का डिवाइडर हो गया, और इसके बाद जो है एक पटरी इधर 1 2 3 इधर हो गया, फिर 1 2 3 इधर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है 1 2 ये 3 इधर हो गया, फिर 1 2 जो है
यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पटरी इधर, 3 पटरी इधर, तो ये हो गया 6 लेन, इसको बोलते हैं 6 लेन। और यहीं पे अगर ये ना हो तो ये हो जाएगा 2 लेन, ये 2 लेन है तो 4 लेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए, मतलब इन 4 शहरों में जाने के लिए आपको हाईवे मिलेगा। और कितने लेन का वो हाईवे होगा? 4 लेन का होगा या तो 6 लेन का होगा। आराम से जो है इन शहरों में पहुंच सकते हैं। तो ये होता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इस परियोजना की लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अगर लंबाई आपको याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे बना देना है। देखिए इसे चतुर्भुज क्यों कहा गया? क्योंकि ये आकार जो है चतुर्भुज की तरह बनता है, इसलिए चतुर्भुज कहा गया है। स्वर्णिम क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर हैं और चारों जो है अलग अलग दिशा में है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 2 गलियारे हैं। ठीक है, 2 गलियारे हैं जिसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है और अति लघु में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो सारे टाइप के सवाल यहाँ से बनेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इसको भी डायग्राम के माध्यम से बता देंगे। यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें तो ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम की सिलचर तक जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर से श्रीनगर और पोरबंदर से जो है गुजरात तक, मतलब सॉरी असम के सिलचर तक जाता है। तो इसको जो है समझने के लिए छोटा सा यहाँ पे आप लोग को डायग्राम यानी मैपिंग का जो है सहारा लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे श्रीनगर से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से उत्तर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके साउथ में यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यहाँ पे जाता है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में, तो देखिए गुजरात के पोरबंदर से यहाँ पे जो है असम की सिलचर तक जाता है। यहाँ पे दोनों काटते जहाँ मिलते हैं वो झांसी में जो है दोनों की मुलाकात होती है। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राज्य राजमार्ग की। अब हम नेशनल हाईवे देख लिए हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया है। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट देखते हैं राज्य राजमार्ग, यानी स्टेट जो हाईवे होते हैं, स्टेट जो रोड होते हैं उनके बारे में। ये सड़कें राज्य की राजधानी को, जिला मुख्यालय और अन्य शहरों को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये दूसरे पॉइंट के लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। पहला कि जो राज्य की राजमार्ग सड़कें होती हैं, ये सड़कें राजधानी को अन्य जिला की जो सड़कें होती हैं उन्हें जोड़ती हैं। जैसे अगर बात करें लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से वाराणसी या फिर वाराणसी से जो है इलाहाबाद, तो इस प्रकार से जो है राज्य को जोड़ा जाता है जो अन्य सड़कें होती हैं। राज्य की जो सड़कें होती है इसका निर्माण PWD करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है PWD जो है इसका निर्माण करता है जो राज्य की सड़कें होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है जल परिवहन से संबंधित। जल परिवहन के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जल परिवहन के जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक जल परिवहन, दूसरा बाह्य जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन मतलब ये होता है जो देश के अंदर होता है और बाह्य जल परिवहन जो देश के बाहर होता है। देश के बाहर कैसे होता है आइए उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और, जल परिवहन सबसे सस्ती परिवहन है और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ से एक बहुविकल्पीय सवाल बन जाएगा कि ऐसा कौन सा परिवहन है जो सबसे सस्ता होता है और पर्यावरण के लिए अनुकूल होता, तो जवाब होगा जल परिवहन। एक सवाल यहाँ से बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं भारत की कुछ समुद्री पत्तन या समुद्री बंदरगाह के। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत के बंदरगाह, देखिए भारत की बंदरगाह यहाँ पे कुछ है और आपको इस प्रकार से जो है इसको लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से भारत का जो है नक्शा यहाँ पे आपको बना लेना है, ठीक है, और जो है यहाँ पे लिखने की कोशिश करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको दिशा के अनुसार बांट लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये पश्चिम हो जाएगा और इधर हो जाएगा पूरब, ठीक है, इधर पूर्व हो जाएगा। अब पश्चिम में स्थित कुछ बंदरगाह हैं और पूरब में कुछ स्थित बंदरगाह हैं। जैसे गुजरात में है कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में 2 हैं, एक तो मुंबई हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नाहमा सेवा जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, और गोवा में है मार्मागांव, ठीक है। और इसके बाद कर्नाटक में है न्यू मंगलोर, और जो है केरल में है आपका कोच्चि, ठीक है। पहले मैं आपको इनको याद करा दूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में जो स्थित बंदरगाह है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप महसूस करिए बंदरगाह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप महसूस करिए कि एक बंदर था, ठीक है, एक बंदर था। एक बंदर रात में कांड करके निकला, ध्यान से बात को समझेंगे आपको याद हो जाएगा। एक बंदर रात में कांड करके निकला है, ठीक है, रात में कांड करके निकला और सीधा पहुंच गया है मुंबई। अब देखिए एक बंदर, बंदर से कहा जाएगा बंदरगाह हो जाएगा, रात मतलब गुजरात हो जाएगा, ठीक है, रात मतलब गुजरात हो जाएगा। कांड करके निकला है तो देखिए कांड करके निकला है यानी कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कब निकला था? रात में, यानी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो एक बंदर कांड करके निकला रात में, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा और कांडला हो जाएगा। कहाँ पहुँचा? सीधे सीधे पहुँचा मुंबई। कहाँ पहुँचा? मुंबई। वहाँ किससे मिला? वहाँ मिला पंडित जी से, ठीक है। किससे मिला? पंडित जी से, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नाहवा सेवा जो बंदरगाह है ये पंडित जी से मिला, ठीक है। पंडित जी से मिला और फिर इसके बाद जो है वो पंडित जी से मिलने के बाद जो है वो बगल में ही उसके मामा रहते थे, तो मामा से मुलाकात किया वो, ठीक है। और फिर मामा से मुलाकात करने के बाद मामा से कहा मामा मामा गाओ, ठीक है, मामा गाओ, तो क्या हो जाएगा? मारमा गाओ, ठीक है। ये कहाँ पे है? गोवा में है। मारमा गाओ, मामा गाओ, अपने मामा से कहा मामा गाओ। जैसे वो मुंबई पहुंचा, मुंबई में मिला पंडित जी से, पंडित जी के बगल में उसके मामा थे, मामा से मिला और मामा से कहा मामा गाओ, तो मारमा गाओ हो जाएगा। कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। तो मामा गाना गा रहे थे, कौन सा गाना? ओम मंगलम मंगलम मंगलम। तो ये मंगलम गाना गा रहे थे, कौन सा? मंगलम मंगलम, तो क्या हो जाएगा? मंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मंगलम गाना गा रहे थे लेकिन कैसे? नाटक करके गा रहे थे, तो कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मामा गाना गा ही रहे थे, नाटक करके मामा गाना गा ही रहे थे, पीछे से कोई कोच दिया, पीछे से क्या किया? कोई कोच दिया भैया। कोच से मुझे क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। और कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। तरीके से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं जो पूरब में स्थित बंदरगाह है यहाँ पे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पड़ेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 है, एक तूतीकोरिन है, दूसरा चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे तूतीकोरिन है। अगर आप तूत के बारे में सुना होगा, तूत है ना, तूतीकोरिन, अगर आपने तूत के बारे में सुना होगा तो देखिए तूत को, ठीक है, तूत को रिन साबुन से साफ करिए, ठीक है, रिन साबुन, तो क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन हो जाएगा, तूतीकोरिन। तो तूत को रिन साबुन से साफ करके खाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तूतीकोरिन, तो ये हो जाएगा तूतीकोरिन। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप महसूस करिए कि एक अंधा व्यक्ति है जो है विशाखा को पटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और पारादीप, पारादीप है ये उड़ीसा में। तो आप महसूस करिए कि आपने जो है आपने एक दीप जलाया, ठीक है, और उसमें पारा भर दिया, उसमें पारा भर दिया और वो दीप जो है उड़ गया। आप महसूस करिए आपने एक दीप जलाया और दीप में पारा डाल दिया, वो दीप उड़ गया, तो क्या हो जाएगा? पारादीप उड़ गया है, तो उड़ीसा हो जाएगा, है ना। तो पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद देखिए हल्दिया और कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। देखिए आपको जो है कुत्ते ने काटा, कौन काटा? कुत्ते ने काटा। कौन काटा? कौन काटा मतलब कोलकाता। किसने काटा? कुत्ते ने काटा। जब कुत्ते ने काट लिया तो क्या लगाएंगे? हल्दिया लगाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? हल्दिया, ठीक है, मतलब ये जो है कौन काटा? कोलकाता हो जाएगा। किसने काटा है? काटा है कुत्ते ने काटा है, तो यहाँ पे हल्दिया लगा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रिक्स याद करेंगे, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। तो ये है भारत के बंदरगाह, ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये तो हो गए आपके जो यहाँ पे लिखा गया ये सब बाह्य जलमार्ग हैं। और इसके बारे में बात करें आंतरिक जलमार्ग में, तो आंतरिक जलमार्ग से होते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग एक संख्या की बात करें तो जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और इसके छोटा सा यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। गंगा नदी है, गंगा नदी जो है ये गंगा नदी जो है ये भागीरथी और अलकनंदा, इसकी 2 धारा है गंगा नदी की, ठीक है। और ये जो है गंगा नदी दोनों जो है आके यहाँ पे मिलती हैं देवप्रयाग में। फिर इसके बाद गंगा नदी गंगा कहलाती है। आगे यहाँ पे जब नदी आती है तो इस प्रकार से अलग अलग शहरों से होते आती है। और इसके बाद जो है गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है पद्मा जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक होती है जो है हुगली जो आती है आपके यहाँ पे, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के तट पर ही जो है बसा हुआ है शहर, जिसका नाम है कोलकाता। और उसके नीचे यहाँ पे समुद्र के तट पर है
हल्दिया। तो यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में 2 हैं। और यहाँ पे बात करें तो ये हल्दिया से जो है स्टार्ट होता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, यही जो है ये राष्ट्रीय यहाँ पे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है नंबर 1। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक किस नदी में है, गंगा नदी में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वायु परिवहन के बारे में, वायु परिवहन के महत्व, इसकी विशेषताएं, कुछ भी अगर पूछे तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, सारे टाइप के सवाल यहाँ से बन जाएंगे। देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो जवाब इसका होगा 1911 में। 1911 में जो है वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी तक जो है ये चलाया गया था, ये डाक सेवा के लिए जो है चलाया गया था। इसके बाद जो है राष्ट्रीयकरण इसका किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1953 में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वायु परिवहन के भारत में कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहाँ पे देखिए एक है एयर इंडिया लिमिटेड और एक है एयरलाइंस इंडियन। ये दो जो है वायु परिवहन के स्रोत हैं जिनके माध्यम से जो है चलता है। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, 8 दिसंबर 2005 को एयरलाइंस इंडियन को जो है इंडियन नाम दे दिया गया है। तो एयरलाइंस हटा के जो है अब इंडियन नाम हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में। तो जो है एक ये निजी क्षेत्र को एकमात्र सेवा उपलब्ध कराता है, यानी जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है ये निजी क्षेत्र में प्राइवेट है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जैसे लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो है इसके लिए, और दूसरी बात ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो ये 1 नंबर का जो है आपका मैपिंग यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, तो इसको ध्यान रखेंगे दिल्ली में है। और दूसरा है यहाँ पे वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में पड़ता है। और इसके बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, इसके बाद जो है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जो है लखनऊ में है। और वहीं बात करें इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट के, तो यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गुजरात अहमदाबाद में है। और इसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और छत्रपति शिवाजी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पड़ता है मुंबई में। तो दोस्तों ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपके मानचित्र में भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन की यहाँ पे, तो संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के साधनों का नाम लिखिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संचार के बारे में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना या संदेशों को भेजना या फिर प्राप्त करना संचार कहलाता है। यानी जो आप जो है मोबाइल से बात करते हैं ये भी एक तरह से संचार है, मैसेज भेजते हैं ये भी संचार होता है। अब कौन कौन से ऐसे संचार के साधन है, तो यहाँ पे संचार के साधन में लिखेंगे मोबाइल जो सबसे बड़ा संचार माना जाता है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, डाकिया, ये सब जो है संचार के मुख्य साधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि पाइपलाइन परिवहन से होने वाले लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए। अथवा करके सवाल पूछ सकता है भारत में पाइपलाइन परिवहन के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में तेल व गैस पाइपलाइन का संचालन 1984 में स्थापित हुआ था, यानी गैस पाइपलाइन की शुरुआत जो है 1984 में की गई थी। इसका संचालन भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन अगर बात करें तो जो है ये गैस पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन। HVJ पाइपलाइन भारत का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं विथ मैपिंग के द्वारा। यहाँ पे यस से है हजीरा है, ठीक है, इसको यहाँ पे इसका नाम है हजीरा। और इसके बाद जो है ये है विजयनगर, और इसके बाद जो है ये जगदीशपुर है। ठीक है, यहाँ पे ये विजयनगर रहेगा, यहाँ पे विजयनगर रहेगा और ये जगदीशपुर हो जाएगा। हजीरा पड़ता है गुजरात में और जो है विजयनगर ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और जे है जगदीशपुर यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार से जो है हजीरा और एमपी में विजयनगर, इसके बाद जो है यूपी में, इस प्रकार से जो है आप सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा परफेक्ट जो है ये हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों लिखेंगे पाइपलाइन के परिवहन के लाभ क्या हैं और इसके महत्व क्या है, इसके गुण क्या है, इसकी विशेषता और उसकी उपयुक्तता। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, चाहे लाभ, चाहे महत्व, चाहे गुण पूछ ले, सबका आंसर सेम होगा। देखिए, पाइपलाइन को धरातल के नीचे बिछाया जाता है, जिससे आने जाने में सुविधा होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे रोड होता है, रोड के अंदर जो है यहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी जाती है और फिर इसके बाद रोड बना दिया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पे चलने में आसानी होती है, यानी आने जाने में आसानी होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, लाभ में। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत में लागत अधिक लगती है, लेकिन एक बार बिछ जाने के बाद रखरखाव या संचालन में काम आता है। तो ये उसका पॉइंट हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें ऊर्जा का उपयोग भी कम मात्रा में किया जा सकता है। तो इसमें जो एनर्जी लगती है वो कम मात्रा में होता है। दूसरी बात ये है कि पाइपलाइन परिवहन में सुगम होता है, यानी जो पाइपलाइन परिवहन होता है ये सुगम और सरल माना जाता है। अगला है कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि सुरक्षित होता है। ठीक है, अगर खुले में होता तो हानिकारक होता, लेकिन कुछ इसमें हानियाँ भी है। आइए हानियाँ देखते हैं। पाइपलाइन का रिसाव हो जाने से स्थिति में उसका मरम्मत करना कठिन हो जाता है। अगर ज़मीन के अंदर पाइप लगी है तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि रिसाव कहाँ से हो रहा है, तो ये इसकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट दूसरा देखिए यहाँ पे, एक बार पाइपलाइन बिछ जाने के बाद उसकी क्षमता का बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। यानी अगर भाई एक बार पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो उसको जो है फिर से मरम्मत करना या उसको जो है और सालों के लिए जो है बढ़ाना, इसकी जो है समस्या होती है। अगला है भूमिगत पाइपलाइन की सुरक्षा करने में जो है कठिनाई होती है। तो जो भूमिगत पाइपलाइन होते हैं इसकी सुरक्षा करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है उसको जो है देखरेख करने में। दोस्तों आपसे अगला सवाल पूछ सकता है कि परिवहन के साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बारे में। देखिए मैंने अच्छे से डायग्राम बना लिया है और आंसर को जो है ऐसे ही अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर आपको दे देगा। पहला लिखेंगे भौगोलिक कारक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक और पाँचवा सांस्कृतिक कारक। तो कुल मिला के देखा जाए कुल 5 कारक है और आप इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से जो है आप लिखेंगे। अब इसके जो है एक एक करके इनकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे भौगोलिक कारक। हेडिंग डालने के बाद जो है इसमें लिखेंगे कि धरातल की जो बनावट है वो उच्चावच है। उच्चावच का होता है ऊंचा नीचा भाग, जैसे कि मैदान होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से मैंने और स्पष्ट कर दिया है। मैदान देखिए नीचा भाग है, फिर इसके बाद ऊंचा भाग पठारी हो जाएगा, फिर पर्वत, फिर घाटी। तो ये ऊंचा नीचा भाग जो उच्चावच कहलाता है और जो है ये परिवहन को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको मैदान में जो है परिवहन, जैसे कि रोड परिवहन यानी सड़क परिवहन, ये रेल परिवहन, तो अगर इनको बनाना है तो आसानी से मैदानों भाग में बन सकते हैं, लेकिन पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बनाने में समस्या आती है। तो यहाँ पे जो भौगोलिक कारक है ये प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में देखिए सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या विकसित औद्योगिक क्षेत्र परिवहन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है बस आपको सिंपल वर्ड में समझाऊँ। सामाजिक कारक में मतलब ये लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है तो लखनऊ में जो लखनऊ शहर है यहाँ पे समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है। तो ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ परिवहन भी अच्छे विकसित किए गए हैं, जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, इन सब का विकास अच्छा किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसी जनसंख्या रहेगी सघन जनसंख्या, तो वहाँ पर जनसंख्या जो रहने के कारण परिवहन को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में लिखेंगे उद्योग, व्यापार क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, कृषि संपन्न आदि क्षेत्र परिवहन को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग स्थापित होते हैं, जहाँ व्यापार क्षेत्र यानी जहाँ पे रोजगार ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे खनिज क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे जो है परिवहन का जो है विकास ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो है बस सामान को ले जाने में, लेकर आने जाने में जो है सुविधा हो, तो इसीलिए जो है वहाँ पर परिवहन जो है विकसित किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों सामाजिक कारक हो। अब आगे देखिए राजनीतिक कारण में, देखिए राजनीतिक कारण में लिखेंगे देश या तथा राज्यों के राजधानी, जिला मुख्यालय, सैन्य क्षेत्र परिवहन को जो है प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लो जो राज्य की राजधानी होती है, राज्य की राजधानी भी जो है अच्छे तरीके से जो है परिवहन को विकसित किया रहता है, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन जो है और सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इन सब को जो है अच्छे तरीके से विकसित किया जाता है, ताकि जो है जो अन्य ज़िले हैं उनको आसानी से जोड़ा जा सके। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक कारक बात कर चुके हैं। सांस्कृतिक कारक देखिए यहाँ पे
सांस्कृतिक कार्य में हर राज्यों की अपनी एक संस्कृति होती है जो जनता को साथ साथ जो है परिवहन को भी प्रभावित करती है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं घूमने जाते हैं, जैसे ताजमहल देखने जाते हैं, दिल्ली में घूमने जाते हैं, तो उनकी जो संस्कृति वहाँ की है वो संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है और वो आकर्षित जो करती है तो इसीलिए लोग वहाँ पे जाएंगे। तो जाएंगे इसका मतलब परिवहन का उपयोग करेंगे, तो परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन का जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, वायु परिवहन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो है ये सारे पॉइंट जो है कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कोयले का वितरण का विवरण दीजिए। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो उसके बारे में लिखेंगे कोयले के वितरण का विवरण दीजिए। लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में, यहाँ पे देखिए झारखंड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के माध्यम से या फिर जो है यहाँ पे एक साथ और मैं आपको दिखा दूँ, इसके बाद जो अच्छे से बात करते हैं। देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें, सबसे ज़्यादा कोयला जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है और झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में रानीगंज में, और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में कोरबा है, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, और आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है। ध्यान रखेंगे सिंगरौली अलग है, सिंगरेनी अलग है, और उड़ीसा में तलचर है। ये जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पे कोयला उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पूछेगा जो है कोयला के वितरण का विवरण दीजिए, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। झारखंड में जैसे लिखेंगे, झारखंड कोयला उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है। झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में जैसे झरिया, बोकारो, राजमहल, ये सब जो है इसके क्षेत्र हो जाएंगे। नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पे उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को दोनों एक साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोयला उत्पादन में दोनों राज्य मिलाकर देश के 28% कोयला उत्पादन करते हैं। इस प्रकार इनका दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ का जो है कोरबा, बिलासपुर और मध्य प्रदेश का सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र में शामिल हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल का। तो आपको मेन राज्य ध्यान में रखना है और उसके बाद उसका कौन सा नंबर ये ध्यान में रखना है। ये राज्य कोयला उत्पादन दृष्टि से तीसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला उत्पादक के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ये राज्य नहीं होगा, क्षेत्र होगा, क्योंकि रानीगंज जो है वो क्षेत्र का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद उसको बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए यहाँ प्रमुख कोयला जो है उत्पादक क्षेत्र है गोदावरी नदी की घाटी में, और यहाँ पे सिंगरेनी जो है ये कोयला उत्पादक का क्षेत्र माना गया है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक जो है वो तलचर है। तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, और यही बस आप मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयले के प्रकार में देखिए यहाँ पे लिखे ए बी, ठीक है, ए बी, और उसके बाद जो है एल पी। ठीक है, ए बी एल पी, ध्यान रखेंगे ए बी एल पी। तो देखिए ए से क्या हो जाएगा एंथ्रासाइट, बी से क्या हो जाएगा बिटुमिनस, और एल से हो जाएगा लिग्नाइट, और पी से क्या हो जाएगा पीट हो जाएगा। तो ए बी एल पी ध्यान रखेंगे, ए बी एल पी। तो एंथ्रासाइट जो है यहाँ पे देखिए इसमें जो है 80 से 90% जो है कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस में 70 से 80%, लिग्नाइट में जो है 40 से 70, और पीट में जो है 40% से जो है पाया जाता है पीट में। ध्यान रखेंगे आपको कि जो है इसमें परसेंटेज आपको याद नहीं करना है, लेकिन बस आपको ध्यान में इतना रखना कि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहाँ पे क्या करके समझते हैं कि एंथ्रासाइट में क्या क्या जो है होता है इसमें, तो लिखेंगे इसके बारे में। एंथ्रासाइट कोयले में 80 से 90% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें धुआं कम, उष्मा अधिक होती है। यह उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। यह जलते समय नीले लौह दिखाई देते हैं। तो इसकी विशेषता हो जाएगी एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट की विशेषता ये कि इसमें कार्बन की मात्रा, देखिए कार्बन जितनी ज़्यादा पाई जाएगी कोयला ही उतना शुद्ध होता है, उतना सही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें जो है धुआं कम होगा और उष्मा जो है उसमें अधिक मिलेगी, एनर्जी जो है अधिक मिलेगी। तो जो है ये पॉइंट जो है लिखेंगे इसमें, और ये जलते समय नीले लौह के रूप में दिखाई देता है। आगे है बिटुमिनस। बिटुमिनस दोस्तों अगर बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80 पाया जाता है। इसमें थोड़ा नमी पाया जाता
जलता है, इसके कारण इसमें धुआं और राख जो है छोड़ता है। यह जलने पर पीली लौ के रूप में दिखाई देता है। तो धुआं और राख जो है छोड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी की मात्रा पाई जाती है। ये बात हो गई बिटुमिनस की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं लिग्नाइट की। लिग्नाइट में एक बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट में सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको जो है इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कोयला है जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में पूछ सकता है। इसमें दहन क्षमता कम होती है क्योंकि इसमें नमी अधिक होती है, इसलिए धुआं राख अधिक छोड़ता है। यानी अगर लिग्नाइट की बात करें तो इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नमी मात्रा अधिक होने के कारण इसमें धुआं और राख मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीट की। तो पीट में देखिए, पीट कोयला लकड़ी के कोयले की तरह होता है। इसमें नमी और गैस की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम, और इसीलिए जो है इसमें जो है का प्रयोग कम किया जाता है। यानी पीट का जो है प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि इसमें नमी जो है ज़्यादा होती है और एनर्जी कम मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपसे तांबा के बारे में पूछ सकता है कि तांबा का जो है विस्तृत विवरण दीजिए। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि तांबा जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। यानी कहने का तात्पर्य कि तांबा से संबंधित अगर कोई सवाल पूछता है तो आपको जो है इसको लिखना होगा। तो देखिए, तांबा एक आधात्विक खनिज है। पहला पॉइंट यहाँ पे पहला बहुविकल्पीय सवाल बन जाएगा। तांबा किस प्रकार खनिज है? आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उसे आधात्विक खनिज कहा जाता है। आगे लिखेंगे, मानव सभ्यता के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खनिज है। ये बहुत ही मेन पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खनिज कौन सी है? तो तांबा हो जाएगा। ठीक है, आगे है तांबा एक अलव धातु है। अलव धातु का मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। और इसमें देखेंगे यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ये तांबा जो है विद्युत कार्यों में उपयोग किया जाता है, तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग विद्युत के तार में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, रेडियो टेलीविज़न में, बर्तन सिक्का में आदि के रूप में किया जाता है। तो तांबा वाला पॉइंट इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तांबा यानी कॉपर जिसे बोलते हैं, ये आघात वर्धनीयता होता है तथा तन्यता वाला धातु होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना, है ना। जिस पे अगर तांबे पर हम चोट मारें, चोट मतलब हथौड़े से अगर वार करें तो जो है फैलता है। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी, यानी फैलाव होगा, प्रसार होगा। तांबे पर अगर जो है हथौड़े से वार किया जाए तो फैलेगा, टूटेगा नहीं। तो आघात वर्धनीयता मतलब चोट सहन करने की क्षमता जिसे होती है उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और तन्यता मतलब फैलता है, ये प्रसार होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट और नोट कर लेंगे अच्छे से कि तांबे का खनन भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो आपसे बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि जो है भारत में जो है कॉपर का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे तांबे का वितरण क्षेत्र। तांबा कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, इसको नोट करेंगे। तो पहला राजस्थान आएगा यहाँ पे। राजस्थान का खेतड़ी में तांबे का सबसे प्रसिद्ध है। और अलवर जिला यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अलवर, और यह है झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो खेतड़ी है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ जो है अलवर जिला है और झुंझुनू जो है, ये जो है यहाँ पे तांबा निकाला जाता है। छोटा सा मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है कि लबर के चक्कर में खेत में झुंझुनू पकड़ लिया। ठीक है, लबर के चक्कर में खेत में क्या पकड़ लिया? झुंझुनू पकड़ लिया। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, लबर के चक्कर में खेत में झुंझुनू पकड़ लिया तो लबर से क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, खेत से खेतड़ी हो जाएगा, और झुंझुनू नाम है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से उसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मलंज खंड में तांबे का उत्पादन होता है। तो मलंज खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर आता है झारखंड का। झारखंड में जो है सिंहभूमि जिला जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 राज्य जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चैप्टर के, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जैसे कि पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत जल
जो है जल से घिरा है। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर जो है 71% जल है, ठीक है, 71% जल है और 3% जो है अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब वो होता है जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है, जो पीने योग्य है वो अलवणीय जल है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि लवणीय जल तो इसका मतलब ये है कि ये पीने योग्य नहीं है, ये खारापन है। जो 71% जल है पूरी धरातल पे, तो मैं आपको छोटा से एक आंकड़ा बता दूं, पूरे जल का यानी जो पूरी पृथ्वी पर जो पानी है उस पूरे पानी का जो है 97% जो है समुद्र में है, ठीक है, 97% समुद्र में है। और इसके बाद 2% जो है ये ग्लेशियर है और 1% जो है ये पानी नदी में, झील में, पोखरों में, तालाबों में है। तो यही जो 3% है यही जो है अलवणीय जल है और यहीं पे यहाँ बताया गया है, इन्हीं से पी सकते हैं, पीने योग्य पानी है। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत जो है वो नदी हैं, झील हैं, पोखरा हैं, तालाब हैं। ये धरातलीय जल के मुख्य स्रोत हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो नदी, झील, पोखर और तालाब, ये सब जो है धरातलीय जल के स्रोत हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे भौम जल के बारे में पूछ सकता है कि भौम जल क्या है, भौम जल के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, या इसके स्रोत कौन कौन से, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, भौम जल के संसाधन पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे भौम जल का मतलब क्या होता है, भूमि से निकाला जाने वाला जल वो भौम जल के नाम से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। वही बात करें भौम जल का कहाँ पे कम किया जाता है, तो भौम जल का उपयोग जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पे भौम जल का उपयोग जो है कम किया जाता है। यूपी जो है वो मध्यम वर्ग में आता है। भौम जल के स्रोत कौन कौन से, ये आपसे पूछ सकता है। तो भौम जल के स्रोत होते हैं कुआं, झरना, नदी, नलकूप। ये कुआं, झरना, नदी, नलकूप जो है ये भौम जल के स्रोत हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नदी भी आता है और कुआं भी इसमें आता है और झरना भी भौम जल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि नमामि गंगे परियोजना एक बार में समझ लीजिए कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था। तो 2014 में, जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय जल नीति कब आया था। तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आया था, ठीक है। बाकी जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है चक्रीय संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो तमिलनाडु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन के बारे में चर्चा करें तो देखिए जल संभर प्रबंधन में, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य होता है धरातलीय जल या भौम जल संसाधनों को कुशल प्रबंधन से होता है। वर्षा के जल को तालाबों में एकत्रित करना या फिर बंद पड़े कुओं को पुनः भरना, ये भौम जो है जल संभर प्रबंधन कहलाता है। जल संभर प्रबंधन का एक लाइन में समझ सकते हैं कि पानी को संरक्षण करना, पानी को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उसको जो है फिर से दोबारा जो है उसका उपयोग करना, ये जो है जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो सीमांत भूमि इसमें हो जाएगा। इसके बाद शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है। तो गन्ना जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आपके सामने कि निम्न में से कौन सी देश में गेहूँ और चावल की अधिक उत्पादन में किस्में में विकसित की गई है। तो ये मैक्सिको और फिलीपींस जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। तो पश्चिम बंगाल सबसे जो है सबको पता होगा। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो इसमें भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है। चावल और जो है जूट में पश्चिम बंगाल का नाम आता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित। तो श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत और श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया था किसने। तो ब्रिटेन वासियों ने जो है भारत और श्रीलंका में जो है विकसित किया था। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन में जो है वनस्पति जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। मोटे अनाज में शामिल किया जाता है। तो ये सभी ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जो है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बागाती या रोपड़ या बागानी या फिर नकदी फसल किसे कहते हैं या क्या होते हैं। तो गन्ना, कॉफी,
कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, नारियल, केला, ये सब जो है, या फिर कॉफ़ी, कहवा कह सकते हैं, ये सब रोपड़ या बागाती या बागानी या नकदी फसल के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भू संसाधन किसे कहते हैं? तो धरातल का वह भू क्षेत्र जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है उसे भू संसाधन कहते हैं। यानी धरातल का कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है उसे भू संसाधन कहते हैं। इसके बाद सबसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए। खाद्यान्न फसलों में देख लीजिए, खाद्यान्न फसलों की बात करें तो यहाँ पे जो है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि विश्व में चावल उत्पादन में सबसे जो है बड़ा देश कौन सा है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो जवाब इसका होगा चीन में, और दूसरा स्थान क्या होगा? दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करें जो है गेहूँ या चावल की, तो यहाँ पर देखिए भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और जो है दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा नोट्स में आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम स्थान पे जो है जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, चाय, विश्व में जो है पहला स्थान चीन का आता है और दूसरे स्थान पर आता है, नाम इसमें देखिए भारत का आता है। ठीक है, दूसरा स्थान भारत का आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे गन्ना उत्पादन में जो है यहाँ पे चीन नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो, गन्ना उत्पादन में चीन नहीं है बल्कि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का नाम आता है। ठीक है, बाकी सब में जो है चीन है और भारत जो है सब में दूसरा स्थान रखता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गन्ना गेहूं के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि गेहूं का जो है भौगोलिक विवरण दीजिए, तो गेहूं के बारे में सभी लोग जानते हैं, गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके लिए कितनी पानी चाहिए, ये सब जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ गेहूं उत्पादन होता है उसके भी बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, मक्का के बारे में पूछ सकता है, दाल के बारे में पूछ सकता है, और कहाँ कहाँ दाल उत्पादन होता है ये आप जो है आपसे पूछा जा सकता है। रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो जूट, कपास, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों छोटे छोटे सवाल हैं जिससे आपसे पूछा जा सकता है। कपास के बारे में तो यहाँ पे देखिए कपास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र में जो है कपास सबसे ज़्यादा होता है। वहीं जूट की बात करें तो जूट जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व में सर्वाधिक जो है कहाँ पे होता है? तो बांग्लादेश में। अगर विश्व की बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में होता है, और भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, और सबसे जो है दूसरे स्थान पर भारत में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अगर वहीं चाय के बारे में बात करें तो चाय के बारे में बात कर चुके हैं कि चाय सबसे ज़्यादा चीन में होता है, दूसरे पे भारत में, और भारत में कहाँ पे? तो जवाब इसका होगा असम में होता है। वहीं कॉफ़ी, कहवा की बात करें तो यहाँ पे जो है कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है चीन में होता है। रोपड़ फसलों के बारे में बात कर चुके हैं। रोपड़ फसलें जो गन्ना, केला, चाय, नारियल, अनानास, ये जो है रोपड़ फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद सो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारतीय कृषि की समस्याएं एवं उसके समाधान के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे भारतीय कृषि समस्या, क्या समस्याएँ हैं? सिंचाई में असुविधा होती है, ये पहली समस्या। मानसून पर निर्भरता, मानसून पे निर्भर रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या इसकी हो जाएगी। उर्वरा शक्ति की कमी, उनके खेत जो है उपजाऊ नहीं है, उर्वरा शक्ति कमी है, तो ये समस्या हो जाएगी। इसके बाद जो है खेत के आकार छोटा होना, जैसे भारत में देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे खेत आपको दिखाई देंगे, है ना। इन छोटे छोटे खेतों पे खेती करना जो है मुश्किल होता है, तो ये भी एक समस्या मानी जाएगी। इसके बाद है अधिक उपज देने वाली बीजों की कमी, अधिक उपजाऊ जो बीज होती है उनकी कमी महसूस होती है, जिसके कारण जो है ये समस्या भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये समस्या जो है आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसका PDF मैंने भेज दिया है, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ में देखिए आपका जो है उपाय भी पूछा गया है, समाधान पूछा गया है। तो समाधान में कर सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना, ये पॉइंट हो जाएगा समाधान में। मानसून पर निर्भरता, मानसून पर निर्भरता को जो है कम किया जाए ताकि जो है हमें कृषि अच्छे से अच्छे कर सकें। ठीक है, इसके बाद उर्वरा शक्ति का बढ़ावा दिया जाए ताकि जो है कृषि में कोई समस्या ना हो, कोई बाधा वगैरह ना हो। छोटे जो है खेतों का आकार, इसमें चकबंदी जो है, जो चकबंदी सिस्टम होता है उसको लाया जाए ताकि जो है छोटे जो आकार हैं खेत को, उनको जो है एक जगह पे खेत किया जाए। इसके बाद जो लिख सकते हैं इसमें जो है अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को जो भी इसमें जो है कुछ मदद करना चाहिए ताकि सरकारी बीज जो है आसानी से, सरकारी अधिक उपज देने वाले बीज जो है आसानी से उपलब्ध हो सके और उनका जो है खेती अच्छे से किया जा सके। इसके बाद दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निबल बोया गया क्षेत्र या फिर सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। तो क्या होता है निबल बोया गया क्षेत्र और क्या होता है सकल बोया गया क्षेत्र? देखिए निबल बोए गए क्षेत्र में यह भूमि सम्मिलित होती है
वह भूमि सम्मिलित होती है जिसपे फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, वो निबल बोया गया क्षेत्र होता है। यानी सिंपल सी बात है, कोई एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे जो है फसलों को उगाया जाता है, फसलों को काटा जाता है, ये सब प्रक्रिया जो है इस खेत में होती है। तो जिस खेत में खेती की जाती है उसे निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब सकल बोया गया क्षेत्र देखिए, इसके बारे में लिखेंगे। सकल बोए गए क्षेत्र में उन क्षेत्रों को भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिसमें एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं एक बार अपने खेत में जो है गेहूँ उगाएं, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर धान उगाएं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने खेत में ही जो है गेहूँ उगाएं, गेहूँ उगाने के बाद फिर कुछ दूसरा फसल कर लेंगे, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ऐसी फसल को बोया गया जो फसल होता है उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि बंजर भूमि या फिर कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि में क्या अंतर है। तो पहले बंजर भूमि लिखेंगे। बंजर भूमि वह भूमि होती है जिसपे कृषि करना कठिन होता है और कृषि कार्य जो है नहीं होता, उसे बंजर भूमि कहा जाता है। कहते हैं ना बंजर पड़ी हुई है, मतलब उस पर खेती नहीं होती है। इसके बाद लिखा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें पिछले कई सालों से परती पड़ी है, लेकिन कृषि संसाधनों के उपयोग करके जो है कृषि में जो है उसको योग्य बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कृषि योग्य भूमि है लेकिन उस पर खेती नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसको कृषि के लिए उपयोग किया जाए तो खेती आसानी से की जा सकती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे पूछ सकता है कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। तो शुष्क कृषि क्या होती है। शुष्क कृषि में लिखेंगे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ पे जो है जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी फसलों का उत्पादन किया जाता है। आर्द्र कृषि में क्या होता है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जो है आधी पानी वाले फसलें जो है यहाँ पे बोई जाती है, जैसे चावल, गन्ना, जूट, ये सब। तो आर्द्र कृषि मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और शुष्क कृषि मतलब जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो ये गन्ना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि पर्यावरण में भू संसाधन के विभिन्न प्रकारों का पर्यावरण समस्या कौन सी हैं, इनका निदान कैसे किया जाए। तो देखिए इसमें लिखेंगे, सवाल पूछ रहा है कि जो भारत में भू संसाधन है इसमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं होती हैं, जैसे कि सूखा या बाढ़ की समस्या, अपरदन की समस्या, जल भराव की समस्या, लवणता की समस्या और जो है वनों का विनाश। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो पर्यावरण की समस्या बनकर सामने आई हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कभी कभी बाढ़ आता है, कभी कभी सूखा, कभी कभी बाढ़ आ जाता है। अपरदन की समस्या होती है। अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव होना, और जल भराव कहीं कि पानी भर जाता है तो उससे भी जो है भू संसाधन को जो है नुकसान होता है और हमारे इन्वायरमेंट को। लवणता की समस्या यानी खारापन का आना लवणता की समस्या होता है। वनों का भी विनाश, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा जो है इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और तैयार कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो है आप एग्जाम में आए तो इनको अच्छे से आप कवर कर सकें।